आत्मजीत अजय जी, जी। भानु भाई के पास जाने के पहले मैं जो अभी बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा पूरा कर दूं, चूंकि सिक्किम की बात हो रही थी, मैं जी जी उसमें जी। बता दूं। चीन का वहां बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। शायद इस समय कुछ मिस कर रहे होंगे हिजाम साहब। तो वहां पर जो डोकलाम के पहाड़ है, आपको याद होगा डोकलाम की सड़क बनाने को लेकर के विवाद हुआ था 2017 के दौर में। डोकलाम का जो पठार है, भूटान और उसके उधर से, उधर उसे इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी रोड एंड बिल्ड योजना है वो उस पठार से होके जाना चाहिए। अब उसमें जो सिक्किम का क्षेत्र है वो यदि उसे मिल जाता है कुछ, तो उस स्थिति में उसके लिए वो रास्ता बिल्कुल आसान हो जाए। सिक्किम से उनका एक रिश्ता ये है कि तिब्बत का ही से ही जो उनके भतीजे थे वहां के लामा के, उनके जो है वो आकर के यहाँ उन्होंने राज्य बनाया था 1600 समथिंग में। तो उस समय जब बनाया तो उस समय से ये एक सेपरेट राज्य बन गया था, जिसे बाद में इंदिरा जी ने भारत का सिक्किम बना दिया। चीन का इंटरेस्ट चूंकि तिब्बत में है, साथ में ही वो अपनी इस पूरी सीमा को सुरक्षित करना चाहता, इसलिए जो ये डोकलाम का पूरा पठार है इस पर वो कब्जा करना चाहता, और इसलिए वो सिक्किम को वो कर रहा है। ये इसके हाथ में आ गया तो हमारे मतलब ये पूरा ऊपर का हिस्सा हमारा वो चाइना के हाथ में होगा, और वो जैसे चाहेगा वैसे मूव करेगा। तो चाइना की सदैव नीति रही है 1962 के युद्ध के पहले का पूरा परिणाम देखे, वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के आपका मित्र बन के आपके साथ वो करता है। और जिस समय आप कहीं कमजोर होते हैं या कोई आपके यहां राजनीतिक स्थितियां कुछ बिगड़ती हैं, उस दौर में वो उन पर अटैक करता है। और अमेरिका सदैव दोगली भूमिका करता रहा। उस समय भी देखिए सीआईए ने जो स्थितियां पैदा की थी हमारे देश में, राम मनोहर लोहिया जैसा और जयप्रकाश नारायण जैसा अपना दलाल बना लिया था भारत में। उन दलालों ने भारत की स्थिर सरकार को, मजबूत सरकार को, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसे कमजोर कर दिया। जयप्रकाश नारायण 1951 से सीआईए की जो संस्था थी वो कल्चरल फॉर ये फ्रीडम फॉर कल्चरल कांग्रेस, इसी तरह से करके एग्जैक्ट इस समय अभी ध्यान से उतर रहा है। बता देंगे। है तो वो जो है उसके वो इंडिया चैप्टर के हेड थे और मरने तक रहे। तो सीआईए का उनका कनेक्शन प्रूव करने की जरूरत नहीं, उस संस्था के वो प्रमुख थे, कल्चरल फॉर वो फ्रीडम। तो वो जो है उस संस्था ने, जिसका 1950 में सीआईए ने ओरिजिन किया था, आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे इसे तो आपको अभी मिल जाएगा, उसका ओरिजिन पढ़िएगा तो लिखा होगा, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। अजय शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन उसको गिल्टी करार दिया कि ओवर रीच की है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। ओआरएफ एक ज्वाइंट कॉर्पोरेट गवर्नमेंटल थिंक टैंक है और इसमें यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के अमेरिका बेस्ड बेटे ध्रुव शंकर भी हैं। ओआरएफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रायसीना डायलॉग 2016 से करवा रही है, पॉलिसी मेकिंग में कार्यरत है। 31 दिसंबर 2020 कैरावैन मैगजीन ने रिपोर्ट किया था कि जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब बने थे मई 2019 में, और ध्रुव ने उस समय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन सितंबर में ज्वाइन की थी एज डायरेक्टर ऑफ द न्यू यूएस इनिशिएटिव विद अ बेस इन वॉशिंगटन डीसी इन जनवरी 2020। जयशंकर साहब ऑफिशियल कैपेसिटी में ओआरएफ इवेंट में गए थे। एक थिंक टैंक के जो प्रेसिडेंट समीर सरन के साथ उन्होंने एक बुक को ऑथर की, उसके इवेंट में लॉन्च करने उसको। बोथ जयशंकर साहब और उनके बेटे ध्रुव जयशंकर स्पीकर्स रहे हैं रायसीना डायलॉग में। एनुअल जियोपॉलिटिकल फोरम ऑर्गेनाइज होता है ज्वाइंटली बाय ओआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सितंबर में जयशंकर साहब ने किताब भी लॉन्च की, द इंडिया वे, और वही थिंक टैंक ने उसको होस्ट किया और सारा खर्चा सरन साहब ने उस किताब का उठाया। आज
उस पर उंगलियां खड़ी हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जयशंकर साहब इनडायरेक्टली एक्यूज किए जा रहे हैं कि उन्होंने इंडिया फॉरेन पॉलिसी को प्रधानमंत्री मोदी के नाक के नीचे रशिया और चाइना की तरफ मोड़ने की कवायद की। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप साउथ ब्लॉक में दूसरे ग्रुप को एक्यूज कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे की कहानी? अजय शुक्ला जी। देखिए, मैं एक चीज आप जान लीजिए, जो एस जयशंकर है वो वास्तव में चाइना का एजेंट, और वो चाइना में लंबे समय तक जब राजदूत रहा और वहां उसने जिस तरीके से उसका बेटा तमाम बिजनेस जो कर रहा है और उसके जो सारे कनेक्शन है उन सबको यदि निकालिएगा तो बहुत कुछ आपको ऐसे लगेगा कि वो, देखिए, यूं एक ट्रायंगल बनता है, एक अडानी की तरफ जाता है, एक उसकी तरफ जाता है, और फिर दोनों आके चाइना में आके एक जगह मिल जाते हैं। तो ये पूरा खेल जो है ये बहुत तरीके से जयशंकर को विदेश मंत्री असल में बनवाया ही क्या कहते हैं अडानी ने है। और अडानी ने क्यों बनवाया? क्योंकि उसे चाइना का डायरेक्शन था। और ये हुआ कि हाँ, और जब से वो आया, आप देखिए चाइना के साथ में बिजनेस कितना बड़ा है। सारी बुरी हालात के बाद, उन सारे हालातों के बाद भी जब चाइना हमारे 20 सैनिकों को मार डालता है 21 को, इसके बाद भी यह स्थिति, इन सारे कनेक्शन को समझिए, इसको बहुत कायदे से समझना पड़ेगा। असल में आरएसएस फांसीवादी संगठन है। मैं आपको एक गूगल करिएगा, आ जाएगा कि बीजेपी का एक जो प्रतिनिधिमंडल ट्रेनिंग के लिए गया था चाइना के जो कम्युनिस्ट स्कूल है उनका, उसमें इत्तेफाक से उस समय चंडीगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो आप जानते हैं बलराम जी दास जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे बीजेपी के पंजाब में और आरएसएस के मूल हैं, वो अटल जी और वो साथ साथ होते थे। तो अब आप ये समझिए उनका बेटा संजय टंडन भी उसमें गया था। इसी तरीके से कई और, वो क्या नाम है, हिमाचल का को प्रभारी है और साथ ही उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। इसी तरीके से कई सारे लोग भेजे गए थे। अब मैं उदाहरण के लिए संजय टंडन का नाम लिया। संजय टंडन का खुद का बिजनेस जो है, कॉम्पिटेंट करके उसकी कंपनी है, आप सर्च करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा, कई हजार करोड़ की, और उसका जो काम है वो मनी से रिलेटेड है, और उसमें कहां कहां क्या क्या कनेक्शन है आप समझ सकते हैं। तो ये सारे काम जो है इसी तरीके से ये होते रहे। वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमएम पुंची का दामाद भी है। तो जुडिशियरी, आरएसएस, चाइना, अब आप ये सब जोड़ते चलिए, और इन सबको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस्तेमाल करता है, अपने काडर को ट्रेनिंग को देता है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा जो ट्रेनिंग स्कूल है सीआईए का, नरेंद्र मोदी जो है उसमें 93 में शायद गए थे, 93 में उसमें ट्रेनिंग करने गए थे। सीआईए के स्कूल में 93 में ट्रेनिंग करने भेजा गया, जिसे क्यों भेजा गया? साहब, वहां की फ्यूचर लीडरशिप तैयार करने का। फ्यूचर लीडरशिप क्या तैयार कर, और उस सीआईए के उस स्कूल को चलाता कौन है? वास्तव में रन करता है डीप स्टेट। अब पूरे खेल को एक इंटरनेशनल देखेगा, आपको यह आश्चर्य लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी चाइना की तरफ झुके जा रहे हैं, क्यों? लेकिन ट्रंप के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे। आप इसको जो समझिए, अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कैसे चेंज करना है, वहां खेल चल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर आज चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये नहीं कि अमेरिका को खत्म कर देना है, इजराइल को खत्म कर देना है, वो रहेंगे, लेकिन एक ताकत यहां आके, जो चाइना इतना मजबूत हुआ है, डीप स्टेट इसको भी काबू कर ले, और उसके बाद जैसे डीप स्टेट करता है, चूसता है और अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करता है।
डीप स्टेट वास्तव में चलाने वाले जो हेनरी किसिंजर, उसका लंबे समय तक उसने उसे रन किया। अब हेनरी किसिंजर के पूरे सिस्टम को समझिए। जब भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध चल रहा था, वो जाके चाइना बैठा, भारत नहीं आया कि यहां शांति बनाई जाए या वो करे, वो जाके चाइना बैठा और चाइना को बोला तुम अटैक कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। चाइना ने कहा ये सर्दी का समय है, इस समय हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय हमारे लिए वहां पे उस जगह वो कर पाना मुश्किल है। तो अब आप समझिए, इंदिरा गांधी समझ गई इस बात को कि नया ठिकाना कहां बन रहा है, सिक्किम बन रहा है। इसीलिए मैंने सिक्किम का जिक्र किया। उन्होंने सिक्किम को ठिकाना समझा और सिक्किम के जो राजा थे उन्हें कैसे सीआईए के एजेंट जो थी वो आके उनकी बीवी बन गई थी, और वहां से जो खेल चल रहा था उस खेल को समझिए, चाइना कनेक्शन प्लस ये कनेक्शन, और इसलिए वो आ रहा था कि हाँ इंदिरा जी के पास पहुंच गया, जो उनको रिपोर्ट थी कि वो चाहता है हम पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य बन जाए। इंदिरा जी ने तुरंत ऑपरेशन किया और नतीजा ये है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। वो सीधे जहाज लेके भाग गई अमेरिका। अब आप समझिए इसको, उसने पलट के नहीं देखा। मैं यही कहना चाहता, पंडित नेहरू को कश्मीर से प्रेम था। उनको कश्मीर वो राज्य की तरह नहीं देखते थे, वो अपने गांव की तरह देखते थे। इसलिए वही चीज उन्होंने इंदिरा को कही कि कश्मीर को इस तरह से नहीं करना है कि हमें हैंडल करना है कि हमें उसका दमन करके उस पर कब्जा करना है, हमें वहां माहौल बना के करना है। कमोबेश कितना बना, हालांकि पंडित जी के समय में काफी स्मूथ रहा, धीरे धीरे चीजें सुधर रही थी, एकदम से चीजें बदली नहीं जा सकती हैं। इंदिरा जी के समय में भी कुछ सुधार हुआ, कुछ हुआ, लेकिन राजीव जी के समय आते आते, क्योंकि राजीव जी को उस ढंग का नॉलेज नहीं था, राजीव जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, बेसिकली एक सच्चे व्यक्ति थे, वो समझते नहीं थे उन चीजों को। तो कुछ लोगों ने उसमें खेल करने की कोशिश किया, उसी दौरान आरएसएस ने अपने गुर्गे फिर से तेज कर दिए। जो 1946-47 से काम कर रहे थे और जिन्होंने जम्मू में 3 लाख मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया था, 3 लाख मुसलमान वहां से मार के भगाया था। जनसंख्या सोचिए, अध्यक्ष बनता है। 3.5 लाख मुसलमान मारे गए थे। अच्छा, मारे गए थे, जो भी है, मारे गए थे या मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। तो अब आप सोचिए उस खेल को, आप कहते हैं कि कश्मीर में अत्याचार, कश्मीर में कोई अत्याचार नहीं हुआ। टोटल नंबर भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो तो भाजपा समर्थित सरकार थी, भाजपा का नेता ही उस समय वहां का गवर्नर था जिसे भाजपा ने जबरदस्ती बनवाया था, जगमोहन। तो अब आप एक चीज समझिए, वहां कितने लोग वो हुआ था, कितने परिवार पलायन किए थे, यदि संख्या देख लीजिए, और उसके मुकाबले वहां मरे मुसलमानों की संख्या देखिए, आपको बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। मुसलमान उनसे 1-2 गुना नहीं, 40 गुना ज्यादा मरा, 40 गुना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कश्मीरी पंडित जो मारे गए वो 219 है, सरकारी आंकड़े, और बाकी यहाँ के जो लोग पीछे रह गए वो तो आए दिन मरते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब मैं वही मैं बात बता रहा हूं। ये सारी चीजें, कश्मीर पर निगाह आज अमेरिका की, जो इन्होंने बार बार चिल्लाया था ना कि लिथियम मिल रहा है, लिथियम मिल रहा है, अमेरिका को लगता है कि ये हाथ में आए तो इसको हम देखें। समस्या बहुत सारी, इन्होंने ये जो रोज रोज कहानियां बनाते हैं उस कारण से अब ये लग रहा है तो बड़े सॉफ्ट तरीके से चीजों को खेला जा रहा है
और वो हो रहा है। तो आप ये समझिए, नरेंद्र मोदी सरकार धर्म का जो खेलती है खेलती रहे, चलिए सत्ता के लिए खेलने दीजिए, जाति का खेलती है खेलने दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा है वो देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा आरएसएस से बड़ी देश की कोई दुश्मन नहीं है। मुसलमान कभी मतलब भारत का दुश्मन नहीं रहा, वो भारत के को सदैव उसने अपना माना है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तब उसको तकलीफ होती है, और तब वो कोई भी होगा, हम आप भी होंगे तो हमें भी लगेगा कि अरे हम आत्मजीत जी से क्यों इतना बेहतरीन संबंध बनाए हुए हैं, वो हमारे लिए जब मारने का सोचते हैं, ये करने का सोचते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये नफरत। तो यही भाजपा का पूरा गेम प्लान है, और वो भाजपा बेसिकली आरएसएस से चलती है, और आरएसएस डीप स्टेट का एक मतलब हिस्सा है, जो वर्ल्ड में रहने वाले तमाम हिंदुओं के ऊपर काम करती है। सॉफ्ट ढंग से कहीं काम करती है, कहीं उग्र ढंग से काम करती है। जी।